कोकोशिबो जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपर रैंक डीमन माना जाता है, कैसे वो अपनी पूरी पावर को यूज करने के बाद भी हाशिरास उसे डिफीट कर देते हैं, ये हम आज की इन्फिनिटी कैसल आर्क के पार्ट 4 के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी जिनित्सु, इनोसुके एंड तांजीरो की बैटल को डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हमारा प्राइम फोकस होगा कोकोशिबो की फाइट के ऊपर, जिससे हमारे 4 कैरेक्टर मिलकर लड़ते हैं, यानी कि मिचिरो, सनामी, गियोमे एंड गेन्या। तो काफी तगड़ी बैटल हमें ये देखने को मिलने वाली है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। इस बैटल की शुरुआत होती है जब हमारा गियोमे एंड उसके पीछे मिचिरो दोनों आगे इन्फिनिटी कैसल में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक डोर मिचिरो को एक डीप फ्लोर पे पुश कर देता है और उसी फ्लोर पे हमें उसका एनकाउंटर होते हुए देखने को मिलता है कोकोशिबो से, जिसका सिर्फ ऑरा ही सेंस करके मिचिरो को पता चल जाता है कि ये अपर रैंक डीमन 1 है। और उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मिचिरो की इनर सेल्फ इस बैटल के अंदर एंटर करने से उसे रोक रही होती है, काइंड ऑफ डर की वजह से। लेकिन उसके पास कोकोशिबो से बैटल करने के अलावा दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, तो वो अपनी शॉर्ट को पकड़ के तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कोकोशिबो ने उससे उसका पूरा नाम पूछ लिया होता है, जो उसे पता लगने के बाद कोकोशिबो उसे बताता है कि वो उसी की ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, यानी कोकोशिबो उसका एंसेस्टर है, जो हमारे मिचिरो के लिए भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन वो अपने रेज को कंट्रोल करके अपने कामनेस के साथ मिस्ट की सेकंड फॉर्म को यूज करता है, जो हमारा कोकोशिबो बिना एफर्ट के साथ डॉज कर लेता है और उसके पीछे चला जाता है। तो मिचिरो अपने और भी अटैक्स यूज करता है, लेकिन कोई भी कोकोशिबो से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन हाँ, हमारा कोकोशिबो उसकी इतनी शार्प मूवमेंट्स देखने के बाद बोलता है कि चलो तुमने मेरे खून को लेट डाउन नहीं किया है, मतलब प्रेज करता है। और ऑब्वियसली ये सुन के मिचिरो शांत नहीं रहने वाला था, तो वो अपने मार्क्स को एक्टिवेट कर देता है और अपने मिस्ट में गायब होकर अटैक करता है। लेकिन इस बार भी कोकोशिबो ने उसे बड़े आसानी से डॉज कर लिया होता है और पहली बार वो अपनी मून ब्रीदिंग को यूज करता है और सिर्फ एक ही अटैक को यूज करके उसने मिचिरो का हाथ काट दिया और मिचिरो के हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो उसके छाती में घुसा के उसे एक किल की तरह एक पिलर पे गाड़ देता है और उसे डीमन बनने का ऑफर भी देता है। तो अब तक ये जो बैटल हो रही थी, गेन्या इस बैटल को छुप के देख रहा होता है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि मिचिरो की जान खतरे में है, तो वो अपनी गन को उठा के कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन कोकोशिबो उसके पीछे पहुंच जाता है और जिस हाथ में उसने गन को होल्ड कर रखा था वो उस हाथ को ही काट देता है। लेकिन गेन्या के पास दूसरा हाथ भी है, तो वो उस हाथ को यूज करके स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है कि हमारे कोकोशिबो ने उस हाथ को भी काट दिया है। मतलब कि अब हमारा गेन्या जो है वो डीमन स्लेयर का ठाकुर बन चुका है। और जब तक गेन्या इस चीज को डाइजेस्ट कर पाता कि उसके दोनों हाथ नहीं है, हमारा कोकोशिबो उसका टॉर्सो बीच में से काट देता है। मतलब उसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों अलग हो चुकी है। अब अगर गेन्या की जगह कोई और होता तो वो डेफिनेटली मर जाता, लेकिन गेन्या जो है वो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है, इसकी वजह से वो बच जाता है, जो हमारा कोकोशिबो भी रियलाइज कर देता है। तो वो उसके नेक पे अटैक करने की कोशिश करता है कि इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है विंड हाशिरा, यानी कि सनामी उर्फ गेन्या का बड़ा भाई, जो अपने इमोशंस को शो तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, गेन्या ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो गेन्या को इस हालत में देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, जिसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल बिटवीन मून ब्रीदिंग वर्सेस विंड हाशिरा सनामी के बीच में शुरू हो जाती है। और अब मिचिरो की तरह सनामी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके सारे अटैक्स को कोकोशिबो बड़े आसानी से डॉज कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 अटैक्स में ही कोकोशिबो को पता चल जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना पड़ता है और यूज करता है अपनी 5th ब्रीदिंग को, जिससे सनामी थोड़ा पीछे पुश हो जाता है। लेकिन वो वहीं से उसके हेड पे अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे कोकोशिबो बड़े आसानी से ब्लॉक कर देता है। और हमारा सनामी इस चीज को पहले से ही एंटिसिपेट करके चल रहा था, तो वो यूज करता है अपने पैरों वाली स्वॉर्ड को उसके हेड पे अटैक करने की, क्योंकि उसने गेन्या की जो स्वॉर्ड है उसे अपने पैरों में पकड़ रखा था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो तुम्हें बताता है कि उसकी बैटल स्किल्स और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज्यादा है। लेकिन कोकोशिबो उसे भी अपनी कमर को बैंड करके आसानी से डॉज कर लेता है और सनामी से बैटल करते हुए कोकोशिबो को एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग सेंस करने को मिलती है, क्योंकि सेनगाकू एरा के अंदर कोकोशिबो ने विंड हाशिरा से फाइट करी थी और ये याद करते हुए ही वो अपनी मून ब्रीदिंग की 6th फॉर्म को यूज करता है, जिससे सनामी डॉज नहीं कर पाता है और काफी तगड़ा डैमेज उसके ऊपर देखने को मिलता है, जिससे उसके शरीर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो कोकोशिबो को ऐसा लगता है कि वो बैटल जीत चुका है और सनामी अब बैटल
में लड़ नहीं पाएगा। लेकिन सनामी के लिए तो ये बैटल बस स्टार्ट हुई है, जिसके बाद हमें सनामी का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि कैसे अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसने अपनी माँ को मार दिया था, क्योंकि वो एक डीमन बन चुकी थी, जबकि उसे डीमन हंटर और निचिरेन ब्लेड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर भी उसने डीमन को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था कि इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक डीमन हंटर से, जो उसी की तरह सेम डीमन को ढूंढ रहा होता है जिसकी तलाश में सनामी होता है। तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि वो डीमन स्लेयर मारा जाता है। तब हमारा सनामी रियलाइज करता है कि उसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे ही तलवार उठानी पड़ेगी और वो बन जाता है हाशिरा। जिसके बाद बैटल दोबारा से शुरू हो जाती है, जहां हमें देखने को मिलता है कि सनामी ने अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी ही विंड ब्रीदिंग को यूज किया होता है, जिसे देखने के बाद कोकोशिबो भी उसे प्रेज करता है कि तुरंत हमारा सनामी अपने ब्रीदिंग फॉर्म से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कोकोशिबो एक बार फिर से डॉज कर देता है और इस बार उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जिसका मतलब ये है कि सनामी इस पॉइंट पे डिफेंसलेस होता है, तो हमारा कोकोशिबो उस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी नेक पे अटैक करने की कोशिश करता है कि इतने में ही सनामी का जो फ्लैशबैक है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलता है, जहां बाकी सभी हाशिरा ओबुयासुकी के सामने सर झुका के बैठे होते हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जो चीज हमारे सनामी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि ओबुयासुकी खुद लड़ नहीं सकता है, लेकिन बाकी हंटर्स को लड़ने का सुझाव दे रहा होता है और ओबुयासुकी को वो काफी बुरा भला भी कह देता है। लेकिन ओबुयासुकी अपनी काइंडनेस से उसे काम करवाता है और उसे एक लेटर देता है जो उसे डीमन हंटर का होता है, जो हमारे सनामी का दोस्त हुआ करता था, जिसे वो अपने भाई की तरह मानता था। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ता है और लेटर पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि उसके आंसू तब भी नहीं आए थे जब उसने अपनी माँ को मारा था। जिसके बाद से वो हमारे ओबुयासुकी के लिए एकदम लॉयल सोल्जर की तरह बन जाता है। जिसके बाद बैटल दोबारा से कंटिन्यू होती है, जहां हमारे कोकोशिबो ने अपनी स्वॉर्ड से उसकी हेड पे अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन सनामी ने गेन्या की बंदूक को भी अपने हाथ में ले रखा था, जिससे वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसी गन से उसे शूट भी कर देता है। कोकोशिबो उस बुलेट को अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है और दोबारा अटैक करने ही वाला होता है कि हियर कम्स द ऑलमाइटी ऑफ हाशिरास, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट वन ग्योमे। और उसकी बॉडी की फिजिक देख के हमारा कोकोशिबो भी एक्साइटेड हो जाता है कि 300 सालों में उसके सामने कोई ऐसा अपोनेंट आया है, जहां फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आमने सामने फाइनली आ चुके हैं। और वहीं हमारा ग्योमे एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है और वो कोकोशिबो पे अटैक कर देता है, जिसे कोकोशिबो एक बार फिर से डॉज कर देता है। लेकिन ग्योमे ने अपने स्पाइक बॉल और अपने एक्स के कॉम्बिनेशन से इतने सारे अटैक किए होते हैं कि वो अपनी चेन से कोकोशिबो को कैप्चर कर लेता है, जिसे कोकोशिबो ब्रेक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता है। तो एक निंजा की तरह उससे निकल जाता है और ग्योमे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ग्योमे जंप करके डॉज कर लेता है और अपनी ही चेन से उसकी स्वॉर्ड को बाइंड कर लेता है और उसे आसानी से ब्रेक कर देता है। लेकिन कोकोशिबो समहाउ उसकी स्वॉर्ड को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, मतलब वो अपनी स्वॉर्ड को भी दोबारा से ठीक कर सकता है, जो ग्योमे के लिए अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से उसके फेस पे एक अटैक लैंड हो जाता है। तो उसके फेस पे हमें एक कट देखने को मिलता है, जिसके बाद वो इस बैटल में ऑल आउट होने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने अपने ट्रू पावर्स को होल्ड बैक कर रखा था ताकि वो उस पावर को मुजेन के खिलाफ यूज कर सके। लेकिन उससे पहले उसका ये बैटल जीतना उतना ही जरूरी है, तो वो एक्टिवेट कर लेता है अपने मार्क्स को, जिसे देखने के बाद साल से बड़ा हो चुका है। लेकिन जो भी लोग मार्क्स को एक्टिवेट करते हैं वो 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि तू भी आज ही मर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे म्यूचुरो ने अपने आप को पिलर से नीचे उतार दिया है और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसने अपने सीने में से वो तलवार निकाल दी होती है, जो हमारे कोकोशिबो ने उसके अंदर घुसाई थी, और खुद ही का इलाज करके खुद ही की पट्टी वट्टी करके वो इस बैटल में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करता है कि उसे दिखाई देता है गेन्या, जो उससे हेल्प मांगता है उसके टॉर्सो को वापस जोड़ने के लिए। और अभी तुम्हें याद होगा कि हमारे कोकोशिबो ने एक अटैक को निंजा की तरह डॉज किया था, जिसकी वजह से उसके कुछ हेयर्स वहाँ रह जाते हैं, जिसे हमारा गेन्या म्यूचुरो से लाने के लिए बोलता है ताकि उन्हें खा के वो अपनी डीमन पावर्स को एक्टिवेट कर सके। वहीं हमारा ग्योमे एंड कोकोशिबो के बीच में अभी भी बात चल रही होती है, जिसपे हमारा ग्योमे एक भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि उसे मरने से डर नहीं लगता है, क्योंकि जब वो हाशिरा बना था तो उसे पता था कि उसका हर दिन खतरों से भरा होगा, तो अगर वो इस पॉइंट पे भी मरने के बारे में सोचेगा तो वो कभी हाशिरा नहीं बन पाता। लेकिन कोकोशिबो उसे डीमन बनने का ऑफर देता है, जिसे ऑब्वियसली हमारा ग्योमे मना कर देता है, और ऊपर से ये भी बोल देता है कि एक बंदा जरूर ऐसा था जिसने अपने मार्क्स को एक्टिवेट किया था, लेकिन वो फिर भी बहुत लंबे टाइम तक जिंदा था, जो हमारे कोकोशिबो को फाइनली गुस्सा दिला देती है, काइंड ऑफ उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया हो, जो तुम्हें अभी आगे पता लगेगा कि ऐसा क्यों है और वो कैरेक्टर कौन था। तो इनके बीच की लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सनामी अपनी इंजरीज को स्टिचेस कर रहा होता है ताकि वो भी बैटलफील्ड में दोबारा से एंट्री ले सके, और ऐसा करके वो दोबारा से बैटलफील्ड में एंटर भी कर जाता है और कोकोशिबो पे अटैक कर देता है। जिसके बाद ग्योमे एंड सनामी दोनों कोऑर्डिनेट होकर एक दूसरे के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और दूसरी
तरफ हमारे गेन्या ने कोकुशिबो के बालों को एब्सॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी माइंड में मुजेन की आवाज सुनाई देने लगती है और मिचूरो उसके टॉर्सो को एक साथ बाइंड भी कर देता है। खैर हमारे सनामी और ग्यूमे दोनों ही अपने अटैक से कोकुशिबो को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहे होते हैं। तो इस टीम को तोड़ने के लिए हमारा कोकुशिबो सबसे पहले सनामी की स्वॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन सनामी और ज्यादा फोर्स लगा देता है और अपनी स्वॉर्ड को बचा लेता है और दूसरी तरफ से ग्यूमे अटैक करके उसे पीछे होने पे मजबूर कर देता है। और ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा डेडली होता है कि वो हमारे कोकुशिबो के कान को काटने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस मौके को जाने नहीं देंगे और इसी के चलते वो उसके हेड को उड़ा देंगे। लेकिन कोकुशिबो एक डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो जाता है और पलट के देखता है कि ग्यूमे और सनामी के ऊपर काफी सारे स्लैशेस एक साथ लगने लगते हैं और वो उन्हें बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तुमने सिर्फ मेरा किमोनो फाड़ा है। और यही बोलते ही उसने अपनी पूरी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है, मतलब वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म को अनलेश कर देता है। अब देखो ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि कोकुशिबो ने बड़े आसानी से सनामी की 2 उंगलियां काट दी होती है, मतलब उसका टारगेट तो उसका हाथ काटने के लिए था, लेकिन ग्यूमे ने अपने अटैक से उसे बचा लिया होता है। बेसिकली अपनी स्वॉर्ड को अनलेश करके उसने अपनी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से सनामी और ग्यूमे दोनों के ऊपर ही काफी अच्छा खासा डैमेज पहुंचता है और अब सनामी और ग्यूमे को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है और अगले अटैक से कोकुशिबो सनामी को ऑलमोस्ट खत्म करने वाला होता है कि इतने में ही मिचूरो बैटलफील्ड में एंटर करके उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा गेन्या हिम्मत जुटा रहा होता है ताकि वो भी बैटलफील्ड में एंटर कर सके, क्योंकि अगर उसने इस बार गलती करी तो ही विल लूज हिज बिग ब्रो। लेकिन वो तांजिरो की बातों को याद करके कोकुशिबो की जो स्वॉर्ड का फ्रैगमेंट टूटा हुआ था उसको भी खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्यूमे का अब एक भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। काइंड ऑफ हमारा कोकुशिबो सभी को एंटिसिपेट कर लेता है कि तभी हमारा ग्यूमे अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को अनलेश कर लेता है, मतलब अब उसकी पल्स और उसकी इमेज को वो क्लियरली सेंस कर पाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से उसके एक शोल्डर को उड़ा देता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारे मिचूरो ने भी अपना बदला ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से कोकुशिबो ने इस बैटल की शुरुआत में हमारे मिचूरो की ही स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार कर दिया था, वही सेम स्वॉर्ड को वो अब उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके बाद ही सनामी और ग्यूमे दोनों उसकी तरफ भाग के आते हैं ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। तो इसके काउंटर में हमारा कोकुशिबो अपनी 16 फॉर्म को यूज करने वाला होता है कि इतने में ही गेन्या ने अपनी बंदूक से एम करके उसके ऊपर शूट कर दिया होता है, जहां हमें बताया जाता है कि मिचूरो और उसने ये प्लान बनाया था कि मिचूरो ओपनिंग क्रिएट करेगा जिससे हमारा गेन्या शूट कर पाएगा। अब कोकुशिबो सारी बुलेट्स को अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काइंड ऑफ हमारी जितनी भी बुलेट्स होती हैं वो उसकी स्वॉर्ड्स के ऊपर से उसकी जाके हिट करती हैं, काइंड ऑफ की सारी बुलेट्स जो है वो अलाइव हो। तभी हमारा कोकुशिबो उसे देखता है और उसको देखते ही पहचान लेता है कि ये ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक है। अब इन सारी बुलेट्स की वजह से काफी सारी वुड्स जमीन में से बाहर निकलती हैं और हमारे कोकुशिबो को कैप्चर कर लेती हैं, जिसके बाद पूरी जिंदगी में उसे अपनी मौत दूसरी बार दिखाई दे रही होती है, जहां पहली बार तो तब उसे सेंस करने को मिली थी जब उसने योरिची के साथ बैटल करी थी। तो काफी कोशिश करने के बाद भी कोकुशिबो हिल नहीं पा रहा होता है, तो उसकी बॉडी से काफी सारी शॉट्स बाहर निकलती हैं जो काउंटलेस अटैक लॉन्च करती हैं, जिसके चलते ग्यूमे दूर जाके गिरता है, गेन्या बीच में से कट जाता है और हमारे मिचूरो का भी टोर्सो हाफ कट जाता है। लेकिन फिर भी मिचूरो हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, तो वो जैसे तैसे इस बैटल में ज्यादा से ज्यादा यूजफुल होना चाहता है ताकि ग्यूमे और सनामी को लास्ट बैटल यानी कि मुजेन के खिलाफ लड़ने के लिए बचा सके। कि इतने में ही गेन्या की जो वुड्स होती हैं वो दोबारा से हमारे कोकुशिबो को कैप्चर कर लेती हैं, तो काफी डेस्परेट होकर हमारा मिचूरो अपनी तलवार को एक बार फिर से उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन इस बार उसकी तलवार रेड हो जाती है, मानो उसके जो ऑर्गन्स है वो इंटरनली बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तभी सनामी और ग्यूमे भी अपने कंबाइन अटैक से उसके हेड को चॉप कर देते हैं, लेकिन लिटरली में ये बिल्कुल भी आसान नहीं था उनके लिए। जिसके बाद ही ग्यूमे सनामी को बोलता है कि हमें रुकना नहीं है, हमें काउंटलेस अटैक करते रहना है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी खड़ी होती है और वैसे भी सनामी तो यही चाहता था कि वो उसके ऊपर अटैक करता रहे। तभी कोकुशिबो की बॉडी अपने आप से सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और उसका हेड दोबारा से रीजनरेट करना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार वो पूरा मॉन्स्टर की तरह देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा फियरसम होता है क्योंकि उसके साथ ये चीज पहली बार हुई है। और अपने सर को दोबारा से रीजनरेट करने के बाद वो सोचता है कि उसने डेथ को काउंटर कर लिया है, लेकिन जैसे ही वो अपनी शकल को सनामी के ब्लेड के अंदर देखता है वो अपनी लड़ने की सारी इच्छाओं को मार देता है, जिसके चलते सनामी और ग्यूमे दोनों एक बार फिर से उसका सर उड़ा देते हैं। लेकिन ही स्टिल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैज लॉस्ट द बैटल, और अपने फाइनल थॉट में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने लाइफ में क्या करना चाहा था, वो सिर्फ योरिची जैसा बनना चाहता था, क्योंकि योरिची उसका छोटा भाई था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो ट्विन ब्रदर से, लेकिन हमारा कोकुशिबो थोड़ा सा बड़ा था, जिसे हम डिटेल में इनकी स्टोरी
बैक स्टोरी सारी चीजें हम कवर करेंगे एक दूसरी वीडियो के अंदर, ताकि हम इस वीडियो की लेंथ को मेंटेन कर सकें। तो हाँ, हमारे हासिरास ने फाइनली डिफीट कर दिया है द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर रैंक डीमन को, लेकिन हमारे हीरोज ने भी बहुत बड़े नुकसान को झेला है, क्योंकि गेन्या अभी अलाइव है लेकिन ऑलमोस्ट मरने वाला है, और दूसरी तरफ म्यूचिरो मर चुका है, जहाँ वो आफ्टर लाइफ में अपने भाई से मिलता है, और दूसरी तरफ सनामी कोकोशिबो को डिफीट करते ही बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो अपने भाई को देख के पागल हो जाता है, क्योंकि उसका भाई एक डीमन की तरह खत्म होना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते हमारा गेन्या उसके हाथों में ही खत्म हो जाता है, जो लिटरली में तुम्हें भी काफी इमोशनल कर देगा। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, दे हैव टू डिफीट मुजेन। तो हमारे ग्यूमे और सनामी रुक नहीं सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, जिसके साथ यहीं पे ये बैटल पूरी खत्म हो जाती है और हमारे इन्फिनिटी कैसल भी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, इसमें दो चीज बाकी रह जाती हैं, एक यूरिची एंड कोकोशिबो की बैक स्टोरी कि वो कैसे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, दूसरा हमारे ओबोनोई की एक बैटल जो हम डेफिनेटली अगले पार्ट में कवर करेंगे। बाकी हाँ, इससे पहले जो 3 पार्ट्स है सभी के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और उसकी प्लेलिस्ट भी तुम्हें आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी हाँ, ऐसे ही एनिमे और मांगा से रिलेटेड वीडियो एक्सप्लेनेशन और रिकमेंडेशन देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।